दोनों बड़े दहशतगर्द। उसने एंटी टेरर तीसरा पढ़ा। हाँ बताएं जी, टेररिज्म क्या है? और मैं भाई इंग्लिश से उर्दू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये है क्या। यही आप लोगों का कल टेस्ट होगा, जो पढ़ाऊंगा उसके अलावा। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, उसकी कॉजेज, उसके सोल्यूशन, इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन जो अभी पढ़ाऊंगा उसके अलावा टेररिज्म, मैं बात करते हुए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्या होता है टेररिज्म। हाँ जी जी जी, आप भी बताएं, मैं सिर्फ पुलिस वालों से पहले पूछ लूँ। हाँ जी, टेररिज्म कुछ नहीं है, जो गलत बलत है समझ जाती है वो बोलो तो सही ना। हाँ भाई वकील तुम बताओ। सर टेररिज्म जो लीगल मींस ऑफ बीइंग अगेन होते हैं, और जो एक्सट्रीमिज्म होते हैं वो सब फैनेटिक टाइप होती है। सही कह रहे हो कुछ किसी हद तक। हाँ जी, इसका बड़ा आसान सा हल बताता हूँ। माइंड में इजी वे, सारी जिंदगी भूले गई नहीं, ठीक है। जैसे आप लोगों को खाना नहीं भूलता ना, जैसे ये भी नहीं भूलता। उस भाई की बात ठीक थी कि जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो शिद्दत पसंदी है। आप एक्सट्रीम किसी भी मामले में हो सकते हैं। आप पढ़ाई के मामले में भी एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। अगर आप दिन में 22 घंटे पढ़ेंगे तो आप एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपको कहा जाएगा यू आर एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट। अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं और उसके लिए किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं तो यू आर एक्सट्रीमिस्ट। किसी एक साइड पे बहुत ज्यादा झुकाव हो जाना, उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी कहेगा नहीं नहीं वहाबी तो है ही गलत, शिया कहेगा नहीं नहीं सुन्नी भी गलत है वहाबी भी गलत है, वहाबी कहेगा नहीं सुन्नी भी गलत है शिया भी गलत है फलां भी देवबंदी भी सारे गलत है। अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करने की कोशिश करना, या सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को 100% ठीक मानना और उसको फिर दूसरों के ऊपर इंपोज करना। अब अगली बात सुनते जाइए, ये यहां से समझाने लगो। इधर देखेंगे, अपनी आपकी कोई भी आइडियोलॉजी, रिलीजियस है, सोशल है, इकोनॉमिक है, कोई भी आपकी आइडियोलॉजी है, कोई भी आपका नजरिया है, अपना सोच है, वो लोगों के ऊपर इंपोज करते हैं थ्रू वायलेंस, तो एक्सट्रीमिज्म। उसके एक्शंस को एक्सट्रीमिस्ट एक्शन कहा जाएगा, एक्सट्रीम एक्शंस कहा जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज ऐड कर दोगे तो टेररिज्म बन जाए। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म में एक बिल्कुल छोटी सी लाइन का फर्क है। एक्सट्रीमिज्म क्या है कि अपने आइडियाज, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों के ऊपर जबरदस्ती इंपोज करना बाय वायलेंस या विदाउट वायलेंस, अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर इंपोज करना, क्या कहलाएगा? इंतहा पसंदी। किसी भी साइड के लिए इंतहा हो जाना, एंड हो जाना। अच्छा, इसमें अगर एक्सट्रीमिज्म में अगर आ जाए वायलेंस, और वो वायलेंस हो पॉलिटिकल गेम के लिए, तो टेररिज्म होगा। आप में शिद्दत पसंदी है और वो अपनी शिद्दत पसंदी आप लोगों के ऊपर इंपोज कर रहे हो थ्रू वायलेंस, और आपका वो मोटिव है कि पॉलिटिकल गेन आपने उससे हासिल करना है, टेररिज्म। वायलेंस के जरिए आप अब सुनते, हाँ बहुत अच्छा सवाल है भाई का, आपका मैं जवाब। भाई का सवाल है कि सर जी ब्लास्ट हो गया है तो वो क्या है? अगर तो कोई बंदा आपके ऊपर ब्लास्ट कर रहा है इस वजह से कि उसने, वो कहता है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को मानता नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा बताओ? बताओ, खुद बताओ। टेररिज्म। लेकिन अगर किसी शिया कम्युनिटी के ऊपर किसी रिलीजियस कम्युनिटी ने अटैक कर दिया है, उसमें पॉलिटिकल गेन कोई नहीं है, तो क्या होगा? अब आपका सवाल। एपीएस पे अटैक हुआ था, वो अब जरा वो भी समझ लें। वो अब टीटीपी वाली की स्टोरी पता है ना?
टीटीपी की स्टोरी पता है? अगले दिन भी एक्सप्लेन किया टीटीपी, तहरीक तालिबान की सारी स्टोरी, कि वो कहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान को मानते ही नहीं, और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान हमारे लोगों की जाने लेती, हम भी हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से बदले लेंगे। वो क्या कहते हैं, अब जरा सुन लेना। वो कहते हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अपना कंट्रोल बनाया, अपनी हुकूमत बनाई, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत बनेगी। अब हुकूमत बनेगी तो ये कौन सा गेन है? अगली बात सुनिए। इसलिए तो उसको उनके ऊपर टेररिज्म वाले चार्जेस है। अच्छा, पब्लिक वायलेंस हो, सिंपल पब्लिक वायलेंस हो, फॉर विच पर्पस? किसी पर्पस से। सिंपल बात, आपस में लोग लड़ पड़े, आपस में लोग जो है वो लड़ाई। आप क्लास है ना, ये क्लास है, सिविल अनरेस्ट भी कहते हैं, वायलेंस भी कहते हैं। आप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक कहता है जी मैं अगली सीट में बैठना, दूसरा कहता है मैं अगली सीट पे बैठना, अवाम ही आपस में लड़ पड़ी, सिविल बात। और पूछो, बस इसके बारे में तो नहीं। हाँ जी, बोल रहे हैं आप एक दूसरे से। हाँ जी, टेररिज्म की क्या वजूहात है, एक्सट्रीमिज्म की क्या वजूहात है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म में फर्क क्या है, इसका कल टेस्ट होगा। समझा दिया ना। टेररिज्म और टूरिज्म में भी फर्क है, ये तो पता है ना। 12th फेल मूवी देखी है ना, अब बस फिर ठीक है कि टेररिज्म कुछ और चीज है, टूरिज्म है। टूर का बिल्कुल है प्रोग्राम, इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद, आफ्टर 20 से 30 अप्रैल के दरमियान जी। लेकिन वो अच्छा, उसमें डिपेंड करता है ना, उसमें डिपेंड ये करता है कि आपकी क्लास कितनी मिलेंगे। आपकी क्लास जाने के लिए तैयार है ऐसे ही तो चले जाएगा, मुझे तो कोई इतराज नहीं। मैं क्लास में 3 लोगों को ऑर्गेनाइजर बनाऊंगा, ठीक है, वो मैनेज करेंगे। मैं तो सोता हुआ जाऊंगा, सोता हुआ, अगर आप लोग हमें लेंगे तो। 2-3 दफा हुआ है टूर, लेकिन वो बच्चे खुद ही सारा मैनेज करते थे। अगर आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं मैनेज करूंगा, मैं तो ये भी करूंगा तो वो भी काफी है। खैर जी, आज का टॉपिक, हम कहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स में पहुंचे थे। पोस्ट पार्टीशन शुरू की थी हमने। डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने करवा दिया था। क्या वजह है जी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिले क्यों हुआ है? कि किस तरह की आउटलुक होनी चाहिए, पावर शेयरिंग फार्मूला होना चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए, माइनॉरिटीज का इशू, लैंग्वेज का इशू, लीडरशिप के क्राइसिस हैं, ठीक हो गया। ये सबको याद है, किसी को परेशानी तो नहीं है। अगली बात कर, अब मैं आप लोगों को ना टाइम लाइन भी यहाँ से करवाने चाहता हूँ, जो 47 से 56 तक जो भी मामला हुए हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। टाइमलाइन जो है वो डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। नहीं नहीं, ये 47 से 56 पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कुछ हुआ 47 से 56। गुलाम हैदर से पहले गुलाम अहमद है। चेक कर रहा था क्या होगा था कि
These are the first four Governor Generals of Pakistan, and these are the first 7 Prime Ministers of Pakistan. ये आपको फिंगर टिप्स पे याद आनी चाहिए, ठीक है। कौन क्यों आया, क्यों किसको हटाया गया, इसके ऊपर ही हमने डिस्कशन करनी है। और इसको याद करना है, इसका टेस्ट बेशक नहीं भी होगा। टेस्ट किसका होगा? टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म। 2 पेज लिखना है बस, उससे ज्यादा नहीं, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं, 2 पेज, ठीक है, हेडिंग्स के साथ। लेकिन हो अच्छा। पहला मैंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, अगर याद हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 20 जुलाई 1947 को बनी, 10 अगस्त 1947 को पहली मीटिंग हुई, 11 अगस्त 1947 को पहली स्पीच हुई, 15 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि बच्चों घर से देख के आइएगा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। What was the vision of कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी? अच्छा, इसको सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन ना करो, ओवरऑल बताओ जिन्ना's vision of पाकिस्तान क्या था? जिन्ना's vision of पाकिस्तान था लोगों की वेलफेयर हो, रूल ऑफ लॉ हो, सुनते जनाब जरा जरा, वेलफेयर स्टेट हो, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जब भी आप कभी सुनते हैं ना बच्चे, तो मेरे तरफ ध्यान करें, इधर मेरे तरफ ध्यान करें। आप अगर वेलफेयर स्टेट की बात करें तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है, आप जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। वेलफेयर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जहां पे आप अपने लोगों की एजुकेशन फ्री करें या एजुकेशन कंपलसरी करें। अच्छा, हम मेरे जैसे कई ऐसे अफराद होंगे, मैं खुद मैं बड़ी हम्बल सी फैमिली से था कि अगर हमें मैट्रिक के टाइम पे वो चोरी परवेज लाइफ की तरफ से किताबें ना मिलती तो शायद हम पढ़ते ही ना। सही है, तो ये रियासत का काम है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं 8 से लेके 28 तक, ठीक है। अच्छा, आपको एजुकेशन दे रियासत, वेलफेयर स्टेट क्या है, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज दे। आप जाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आप जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स भी एजुकेशन हासिल करने, करते हैं कि नहीं? अच्छा, अगर कोई खाना पीना नहीं मतलब कमाता तो उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें, अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करें। ये सारा किसका काम है? रियासत का। और अगर कोई रियासत ये सारे काम करने में कामयाब हो जाती है उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पहली जो आपने अप्रोच लिखनी है तो वो क्या चाहते थे, कैसी स्टेट हो? वेलफेयर स्टेट हो। भाई इस तरह की नहीं बात करनी कि सेकुलर स्टेट कहते थे, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं सेकुलर स्टेट कहता हूं। अब आपको इस बात से लग रहा होगा, अब जरा बड़े ध्यान से समझ लेना, ये बात बड़ा कॉन्सेप्ट ठीक कराने लगूं मैं आपको। अब जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने स्पीच की ना कि हम एक आजाद मुल्क में हैं, तुम चाहो तो चर्च जाओ, टेंपल जाओ, मस्जिद जाओ, रियासत का तुम्हारे निजी अमूर से कोई देना देना नहीं है। अब यहाँ पे तो बहुत साफ लग रहा है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब सेकुलर स्टेट की बात करें, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन अगर आप चार्टर ऑफ मदीना पढ़े ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे। 52 या 53 आर्टिकल, उन 53 आर्टिकल्स में भी यही बातें की गई हैं कि इनके गिरजाघरों को ना गिराओ, इनके पादरियों को ना कत्ल करो, अगर कोई आपके खिलाफ नहीं निकलता तो उसको तंग ना करो, फसलें ना तबाह करो। आप पॉइंट्स जाके पढ़ लो। तो वही बात इधर भी जिन्ना साहब ने की। जिन्ना साहब ने कोई आपको सेकुलर स्टेट का नहीं आइडिया दिया, जिन्ना साहब ने वेलफेयर स्टेट का आइडिया दिया था। और वेलफेयर स्टेट क्या है? जहां पे लोगों की फंडामेंटल राइट्स रियासत की तरफ से पूरे हो। याद रहेगी ये बात। और फंडामेंटल राइट्स में बड़े आसान से राइट्स हैं जो बेसिक राइट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये आप मेट्रो वगैरह पे सफर करते हो, 20 रुपए 30 रुपए में इतना ज्यादा सफर करते हो, तो ये आपको रियासत ही दे रही है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, पहला उनका क्या कॉन्सेप्ट था? वेलफेयर स्टेट। दूसरा, रूल ऑफ लॉ।
अच्छा, अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हो ना, तो ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है। अब आपके सामने अगर ये वर्ड मैं लिख दूं, रूल ऑफ लॉ, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सोखा सोखा, ये मेरे, तुम तो एडवोकेट हो, तुम्हें पता है। ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको नहीं पता। पेपर में भी आपने सोखा सोखा ही एक्सप्लेन करना है। इसका बड़ा आसान हल है। इसको सोखा सोखा एक्सप्लेन करने का तरीका है कि हर कोई कानून के सामने बराबर है और हुक्मरानी होगी किसकी? ये बात है। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर पाकिस्तानी शहरी या हर रियासत पाकिस्तान का बाशिंदा कानून के सामने बराबर समझा जाएगा, ये रूल ऑफ लॉ है। अब इसको जैसे